नमस्कार, मैं हूं अजय साक्य और आज हमारे साथ कमलेश यादव जी हैं, जो कि कटरी क्षेत्र में शिक्षा की जोत जला करके इन्होंने घर घर शिक्षा पहुंचाने का काम किया है। और ये 132 विधानसभा जलालाबाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार भी हैं, जो कि चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कमलेश जी, हम आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करें कि उससे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना संक्षेप में परिचय दे दीजिए। हमारा परिचय, हमारा नाम कमलेश यादव है। हमारे पिताजी का नाम श्री संतन पाल सिंह यादव है। हमारी माताजी का नाम श्रीमती सुमनलता यादव है। जो कमलेश यादव जी हैं और इनके जो पिताजी संतन पाल जी हैं, इन्होंने कटरी क्षेत्र में शिक्षा की ज्योति जलाई है। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी ने शिक्षा की जो ज्योति जलाई है, आप उस ज्योति को और आगे कैसे बढ़ाएंगे? हम उस ज्योति को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे पिताजी ने इस क्षेत्र की समस्या को समझा। उन्होंने इस क्षेत्र की समस्या को इसलिए समझा, उन्होंने बहुत दूर से काफ़ी कठिनाइयों से शिक्षा ग्रहण की और उनकी कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने यहाँ शिक्षा के सुचारू रूप से विद्यालय बनाए और हाई स्कूल इंटर तक विद्यालय हमारे पिताजी ने बनाए। उसके बाद हम भाइयों ने मिलकर के यहाँ की डिग्री की शिक्षा और चिकित्सा की शिक्षा और लॉ की शिक्षा उपलब्ध कराई। अब बहुत जल्दी हम लोग आगे इस शिक्षा को बढ़ाएंगे और चीज़ों को नई शिक्षा को लेकर के नई चीज़ों को अभी तक आपके इस कटरी क्षेत्र में जो तहसील कलान क्षेत्र, इसे कटरी का क्षेत्र माना जाता है, इस क्षेत्र में अभी तक आपके कितने कॉलेज हैं? इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज? हमारे इस जलालाबाद विधानसभा में कई इंटर कॉलेज हैं और डिग्री कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, इन आपके कॉलेजों में लगभग हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट होंगे जी। तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जिनकी पारिवारिक स्थिति सही नहीं होती, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं जी। उन स्टूडेंट के लिए आप क्या सुविधा देते हैं? यहाँ तो अधिकतर स्टूडेंट की समस्या यही है कि वो फसल के ऊपर फीस उसकी निर्धारित, जब उसकी फसल होती है तब उसको फीस देने का मौका मिलता है। ऐसी स्थिति में हम अधिकतर तो फसल पे ही फीस पाते हैं और उसके बाद भी जो लोग गरीब हैं, निराश्रित हैं या जिसका कहीं से कोई साधन नहीं बनता है तो उसको हम कॉलेज की तरफ से फार्म फॉरवर्ड कराते हैं, फीस जमा कराते हैं। किसी को भी परीक्षा से वंचित नहीं होने देते हैं, चाहे जो भी हो, किसी समाज का बच्चा हो, हर समाज का बेटा और बेटी पढ़े और बढ़े, यही हमारी नीति। अच्छा, आपके हिसाब से इस क्षेत्र में अभी भी शिक्षा की कौन कौन सी कमियां दिख रही हैं जिनमें अभी सुधार किया जा सके? अभी हमारे क्षेत्र में आज भी जैसे कि पॉलिटेक्निक नहीं चल पा रहा, सामने ही बना है। अच्छा, ये इसकी समस्या हम लोग कई बार उठा चुके हैं, बहुत बार। हालांकि अब इसका टेंडर हुआ है, बनने जा रहा है। अभी भी टेक्निकल शिक्षा हमारे क्षेत्र में नहीं है। टेक्निकल शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। अब इस जो दौर चल रहा है वो देख रहे हैं आप, टेक्निक का दौर है, तो उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है अभी भी। अच्छा, ये जो कॉलेज पॉलिटेक्निक जो कॉलेज जब चालू होगा, इससे आप पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। हमारे क्षेत्र के लोगों को पॉलिटेक्निक कॉलेज चालू होने से बच्चों को इसमें इंजीनियरिंग करने का मौका मिल जाएगा और जब वो इंजीनियरिंग कर लेंगे, इससे पढ़ाई कर लेंगे, तो उनको कहीं रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। जय जी। अच्छा, अभी आपने पॉलिटेक्निक जो बात की है, इसको आपने खुलवाने के लिए क्या संघर्ष किए हैं? इसको खुलवाने के लिए ये 2007 में बसपा सरकार में स्वीकृत हुआ। हाँ। और 2007 से 12 तक इसका निर्माण चलता रहा और इसका निर्माण 12 के बाद भी चला। ये काफ़ी लंबे समय तक इसका निर्माण होता रहा। फिर ये निर्माण होने के बाद ये हुआ कि अब ये हैंडओवर होगा और ये ऐसे करते करते इसका समय निकल गया। ये 12 से 17 तक हैंडओवर नहीं हो पाया। जब ये हैंडओवर नहीं हो पाया तो हम लोगों ने इसको हैंडओवर करा के चलाने की मांग रखी। तब तत्कालीन भाजपा सरकार ने इसकी जांच कराई, क्यों नहीं हैंडओवर हो रहा था। हैंडओवर नहीं होने के कारण था इसमें दरारें आ जाना, बिल्डिंग में क्रैक होना, बिल्डिंग की गुणवत्ता नहीं होना, इसलिए हैंडओवर नहीं हो रहा था। अच्छा, आप एक समाज सेवी हैं, ठीक है, तो जिस वक्त इसका निर्माण हो रहा था उस वक्त आपने शिकायत नहीं की? आपके तो कॉलेज के सामने बना है ये। नहीं, हमारे कॉलेज उस समय, ये हमारे कॉलेज के सामने बना, ठीक है। उस समय इसकी गुणवत्ता की जांच कराने की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, सरकार की थी। बन रहा था, ठीक लग रहा था। बनने के समय कौन गुणवत्ता जा सकता है? बनकर जब ये तैयार हुआ और तैयार होने के बाद जब ये बिल्डिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई और उसके कुछ सालों बाद इसमें दरार आ गई, सरकार ने इसे हैंडओवर लेने से मना कर दिया। ठेकेदार पर फिर इसमें जांच हुई, मैं बता रहा हूँ आपको, ठेकेदार पर एफआईआर हुई, आज भी एफआईआर दर्ज है और उस एफआईआर में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब यानी फिर ये सरकार ने इसे खोलने से मना कर दिया था, लेकिन बाद को ये खुलवाने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा सरकार को? संघर्ष का देखिए, कभी संघर्ष खाली नहीं जाता। संघर्ष का रास्ता निकला और सरकार ने इसको
निविदा घोषित करके प्राइवेटेशन करके इसका टेंडर कर दिया, और टेंडर भी इसका हो गया है। टेंडर किसी व्यक्ति को मिला है, उसने यहाँ टेंडर लेने के बाद इसमें रेजिडेंशियल बच्चों के लिए रहने के लिए आवास बनवाने शुरू करा दिए। काफ़ी समय हो गया, लगातार आवास बन रहे हैं, काम चल रहा है, और जिस दिन ये चल जाएगा तो निश्चित तौर पर क्षेत्र के बच्चों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जैसा कि अभी आपने प्राइवेट की बात की है जी, कि प्राइवेट हाथों में चला गया है, लेकिन ये कॉलेज तो सरकारी है, फिर प्राइवेट के हाथ में कैसे? सरकार अपनी कोई भी संस्था का कोई भी चीज़ का कभी भी जब चाहे, जैसे कि किसी को भी संविदा पे और टेंडर पे दे सकती है। तो इस बात का तो विरोध करना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र की जो जनता है वो आर्थिक रूप से कमजोर है। अगर किसी प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा तो फिर वो अपनी मनमानी करेगा, इससे गरीब बच्चा वंचित रह जाएगा ना शिक्षा से। ये एक दूसरा सब्जेक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, विरोध करना चाहिए। हाँ। सरकार जितने भी काम कर रही है, सारे काम सरकार विरोध वाले ही कर रही है। अब तक जो भी सरकार का एक उद्देश्य है, किसी भी कीमत पर कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति शिक्षित ना हो पाए और अपना हक न मांग पाए। इसलिए वो शिक्षा हो, और चाहे स्वास्थ्य हो, और चाहे वो अपना बाकी चीज़ों सबको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन में भी सब संविदा और उस पर सब आउटसोर्सिंग पर लगाए जा रहे हैं, कहीं परमानेंट नौकरियां नहीं मिल रही है। तो फिर इस इलाके के जो नेता मंत्री जी हैं, जो विधायक हैं, इन लोगों को नहीं दिखता कि अगर ये प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, अगर सरकारी कोई कॉलेज है वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, तो उससे गरीब बच्चे पे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? सरकार के विरोध में सरकार के नुमाइंदे कभी बोल नहीं पाते। विपक्ष का काम है आवाज उठाना। हम लोग आवाज उठाते हैं, यहाँ सड़क से लेकर सदन तक, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन में इसकी आवाज उठाए हैं। इस क्षेत्र की ही नहीं, पूरी जो भी प्राइवेटाइजेशन चीज़ें की गई सबका केंद्र में इसका उठाया गया, पूरा सब जगह उठाते हैं। लेकिन सरकार इस समय बहुमत में है, उल्टे सीधे प्रस्ताव पास कर रही है, आप भी लगातार देख रहे हैं। चलो मानता हूं मैं जी, आप सत्ताधारी सरकार पे निशाना साध रहे हैं जी। अगर सरकार आपकी आती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? अरे शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना बड़ा काम किया। आप देखिए, गरीब कन्याओं को विद्याधन दिया, साइकिल दी, इंटर पास छात्राओं को चेक दिया, लैपटॉप दिया बच्चों को। ये शिक्षा के आयाम नहीं थे? शिक्षा की चीजों की जरूरत को नहीं समझा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिया हुआ लैपटॉप आज तक खराब नहीं हुआ, अब तक चलाते हैं लोग। तमाम क्षेत्र के लोग, ग्रामीण बच्चे आज भी उस लैपटॉप से रोजी रोटी का अपना गुजारा कर रहे हैं। कहीं जनसेवा केंद्र चला करके, तो कोई चीज चला करके, कहीं फॉर्म भर रहा ऑनलाइन, कहीं कुछ कर रहा, उससे उसका रोजगार भी चल रहा और पढ़ाई भी हो रही। अच्छा, आपको क्या लगता है जो प्रैक्टिकल के नाम से जो नंबर दिए जाते हैं बच्चों को, तो ये नंबर देना सही है? नहीं, प्रैक्टिकल जब जिस तरीके से प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल का रूल है, उस तरीके से नंबर बिल्कुल ठीक है। और जहाँ ऐसे भी जो कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं जिसको तुम कहना चाहते हो, वो मैं समझ रहा हूँ, जो कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं जहाँ की प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उनके जो बच्चों के कॉलेज वाले को कुछ अपना निजी बच्चे होते हैं उनको नंबर बढ़ा के देना, ये सब गलत है। इसको मैं गलत मानता हूँ। जिन इंटर कॉलेजों में प्रैक्टिकल लैब नहीं है जी, तो वहाँ पे ये प्रैक्टिकल तो नहीं होते, लेकिन उन्हें नंबर दे दिए जाते, किस हिसाब से दे दिए जाते? नहीं, वहाँ गलत है, उनको लैब बनानी चाहिए। अगर कहीं ऐसा है तो उसको लैब बनानी चाहिए। जहाँ भी नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जिसके यहाँ भी लैब नहीं है उसको लैब बनानी चाहिए। देखा है कुछ ऐसे डिग्री कॉलेज हैं जी, जहाँ BA BSc जैसे एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर नकल खोल के रख दी जाती है सामने। नहीं तो इसका तो आप पत्रकार हो, उसी समय आपको खुलासा करना चाहिए और सरकार को शिकायत करनी चाहिए। गलतियां है ना, नहीं, गलतियां तो देखिए ऐसा है, इसके पूरे प्रदेश और देश के जिम्मेदार ना तो अकेले आप हो सकते हैं, ना हम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको आपके क्षेत्र में कहीं लगता है तो आप निश्चित तौर पर उस पर खुल करके शिकायत करिए। और हमारे क्षेत्र में आपको कहीं लगता है हमारे लायक कोई बात तो बताइए, हम मदद करेंगे उसमें। नहीं, ये गलतियां हैं ना, नहीं, हम शिक्षा के क्षेत्र हम नहीं, इसको देखिए, इसको हम नहीं नकारते हैं और ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि 100% सब कुछ ठीक है। अगर 100% सब ठीक होता तो फिर आरोप कैसे लगते हैं? हाँ भाई, तो ये है कि गलतियां हैं, गलतियों में इन पर कोई चर्चा करने को भी तैयार नहीं है ना? नहीं, ये जहाँ भी गलतियां हो, जहाँ भी जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर उनको देखना चाहिए और कार्रवाई करानी चाहिए। और हम तो बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर कहीं आपको ऐसा लगता है
और आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको आपके साथ चलने को तैयार हैं। नहीं, ये सवाल हमने आपके सामने इसलिए रखे हैं क्योंकि आप कई कॉलेज चलाते हैं, जी। ठीक है, आप शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मजबूत भी हैं, आपको शिक्षा के क्षेत्र का सबसे ज़्यादा ज्ञान भी है और एक आप जिम्मेदार भी यानी व्यक्तित्व हैं जी। इसलिए हमने आपसे ये सवाल किया कि कल के लिए अगर आप सरकार में पहुँचते हैं। देखिए अजय भाई, आरोप लगाना या किसी को आरोपित कर देना, अपने आप कह देना, ये दूसरा विषय है। आरोप सिद्ध करना दूसरा विषय है। आरोप तो लगते हैं, देखिए आरोप लगते हैं, आरोपों का लगाना अलग चीज़ हो गई। और हम ये नहीं कहते कि कहाँ क्या है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से मनुष्य के जीवन की जो रूपरेखा है वो तय होती है। अब आप सीधे आते हैं राजनीति में, क्योंकि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी राजनीति है और आप भी राजनीति में कदम रख चुके हैं। आप समाजवादी पार्टी से काफी लंबे समय से यानी शुरुआती ही दौर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से आप विधानसभा जलालाबाद 132 है, उससे चुनावी मैदान में भी ताल ठोक रहे हैं जी। तो फिर हम इस पर ही चर्चा करते हैं कि आपकी चुनावी तैयारियां क्या हैं। हम जलालाबाद विधानसभा से 2022 के आवेदक हैं। 2022 में भी हमने आवेदन किया था और उस जैसा कि आपने कहा कि हमारा परिवार, हम लोग समाजवादी परिवार, हमारा समाजवादी है, हम लोग समाजवादी हैं। 92 से जब पार्टी बनी तब से हम लोग, हमारे पिताजी पार्टी के मेंबर हैं और जब से हम बालिग हुए, वोटर हुए, तब से हम समाजवादी हैं। और 2022 में हमने विधानसभा का टिकट मांगा था और 2022 में हमारा टिकट फाइनल की तरफ था, बिल्कुल उसमें कतई कोई संदेह नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आश्वस्त किया था कि हम चुनाव लड़ाएंगे, तुम अपनी तैयारी करो। और 2022 की हमारी तैयारियां आज तक दिख रही हैं। और हमारे अलावा उस समय जलालाबाद विधानसभा में कोई भी समाजवादी पार्टी की तरफ से सक्रिय नहीं था। 2022 के चुनाव में हम आवेदक थे और सिंगल हम आवेदक थे, दूसरा कोई आवेदक नहीं था। फिर क्या परिस्थिति ऐसी और परिस्थितियाँ ये रही कि 2022 में जो वर्तमान विधायक थे कुंवर शरदवीर सिंह जी, 2017 से 22 उनका कार्यकाल था और वो उस समय समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नज़रों में कुछ रहा होगा, लगा होगा, तो उन्होंने उनका टिकट जो है कन्फर्मेशन हो गया था कि उनको नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अपना, हम भी मांग रहे हैं, हम अकेले मांग रहे हैं, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। ऐसा कोई नहीं कि नहीं मांग सकता, कोई सेटिंग एमएलए वहाँ कोई टिकट नहीं मांग सकता। और हम मांग रहे थे। एक हमारी पार्टी में एक डायरेक्शन जारी हुआ था कि जो भी सेटिंग एमएलए हैं वहाँ पे कोई आवेदन नहीं करेगा। तो हमारा आवेदन नहीं हो रहा था, तो हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा कि अगर आप हमें लड़ाएं तो हमारा आवेदन ले लें। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा इसका आवेदन जमा करा दो और यहाँ पर हम दूसरा प्रत्याशी लड़ाएंगे। हमारा आवेदन जमा हो गया 2022 में। लगभग आवेदन जमा होने की स्थिति में बात हो गई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा कि तैयारी करो, हमने तैयारी करी। लेकिन लास्ट एंड में ऐसा कुछ परिस्थितियां चेंज हुई, चूँकि सरकार बनाने का मोड था, सभी चाहते थे, जितने समाजवादी, सच्चे समाजवादी, पक्के समाजवादी कार्यकर्ता नेता थे, वो सब चाहते थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने। तो उन परिस्थितियों में जो भी आया उसको समायोजित किया गया और उसको पहले स्थान दिया गया। और उसी में हमारे जलालाबाद विधानसभा में और जनपद शाहजहाँपुर में 2 लोग शामिल हुए, जिसमें माननीय रोशनलाल वर्मा जी और जलालाबाद विधानसभा में माननीय नीरज मौर्य जी वर्तमान में सांसद हैं। और उन्हीं के साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी शामिल हुए। तो सब तमाम कई लोग शामिल हुए। तो जब ये लोग बाहर से आए तो हमारे घर में जब कोई आता है तो मेहमान है भाई, उसको पहले मौका दिया जाता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय नीरज मौर्य जी को जलालाबाद विधानसभा प्रत्याशी बनाया। और हालांकि हमारे उनके राजनीतिक संबंध बहुत ही विषम थे, क्योंकि उनकी जो राजनीति थी इसी विधानसभा की राजनीति थी। उन्होंने बसपा से राजनीति की और हम उस समय समाजवादी राजनीति कर रहे थे। बसपा की सरकार रही 2007 से 12, तो वो दौर भी हमें याद है। और उसके बाद 12 से 17 विधायक जी विधायक रहे, 2 बार विधायक रहे। अब 12 से 17 समाजवादी पार्टी सरकार रही। हमारा उनका राजनीतिक विरोध था, कोई पर्सनल किसी से विरोध नहीं था। मैं बता दूं आपको, तो राजनीतिक विरोध होना अलग बात है, राजनीतिक विरोध था। हमारी पार्टी में आए, हम सब ने उनका स्वागत किया, तहे दिल से चुनाव लड़ाया।
2022 का चुनाव। तो इसमें कुछ लोग ये आरोप लगाते कि मौर्य जी को अगर किसी ने हराया है तो विधानसभा जलालाबाद के कुछ यादवों ने मिलकर के हराया है। नहीं, तो किसी जाति में आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। अगर इस टाइप से देखा जाए तो कई मौर्य समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में घूम रहे थे। हाँ। मैं नाम से बता दूंगा, कई मौजूद प्रधान थे जो माननीय मौर्य जी के चुनाव में उनका विरोध कर रहे थे, और यादवों ने हराया। ये अजय जी, ये बात इसलिए गलत है क्योंकि यादवों ने, और अगर चुनाव ना लड़ाया होता तो चुनाव इस कंडीशन में भी नहीं जाता। हम लोग चुनाव हार गए तो हमारा कोई वो नहीं था। देखिए, हम लोग चुनाव हार गए, कुछ चीज़ें नहीं थी, और माननीय नीरज मौर्य जी 21 दिन में चुनाव लड़े। 20 से 21 दिन में विधानसभा का चुनाव लड़ना बहुत कठिन काम होता है। जैसे वो शामिल हुए, आचार संहिता लग चुकी थी, उसके बाद वो शामिल हुए, और उनको मात्र 20 से 21 दिन तैयारी करने को मिले क्षेत्र में। उससे पहले नहीं, उनको समय नहीं मिला यहाँ से तैयारी करने का। उनकी तैयारी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनकी तैयारी नहीं थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ना मिल पाना, सब बेस वोट में ना जा पाना, हम लोगों का थोड़ा सा समय कम रहना, कई एक कारण बने। और उसमें हमारे यहाँ से बसपा से स्वर्गीय KP सिंह यादव दद्दू जी, जो बसपा से चुनाव लड़े थे 2002 में, उनके सपुत्र हैं अनिरुद्ध यादव दीपक जी। बसपा से उन्होंने अपना आवेदन किया था, उनको बसपा ने अपना यहाँ उम्मीदवार बनाया, और बसपा से वो चुनाव लड़े। तो बसपा से जब वो उम्मीदवार थे तो यादव समाज के हैं और उम्मीदवार हैं, तो उनको करीब जो वोट मिला उसका 80% ये मान सकते हैं कि हमारे समाज का वोट गया होगा। तो ये बात हो गई, जब कोई समाज का व्यक्ति लड़ेगा तो समाज में उसके भी संबंध हैं, रिश्ते हैं, संबंध हैं, सब कुछ है। उन सब के बावजूद भी समाज का जो टोटल वोट था उसका 95% वोट तो समाजवादी पार्टी को गया, और कुशवाहा समाज से, मौर्य समाज से तो कोई प्रत्याशी नहीं था। तो वो लोग काहे खिलाफत कर गए। अच्छा, अब ये 2027 में क्या रहेगा? क्या यही खेल होगा फिर, या कुछ और? नहीं, 2027 में तो अभी सभी लोग टिकटार्थी हैं, टिकट मांग रहे हैं। हम भी आवेदक हैं, हम भी टिकट मांग रहे हैं। हमारा 2022 में भी आवेदन था, हमको नहीं मिला। हम 2027 में भी मांग रहे हैं, हमारा क्लेम है। जैसा कि जलालाबाद विधानसभा से इस टाइम पे कई उम्मीदवार हैं जो समाजवादी पार्टी से टिकट लेने के लिए उतावले हैं, उसमें से एक आप भी हैं जी। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, और ये सबको दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। इसीलिए यहाँ उम्मीदवारों की लाइन है, और उम्मीदवार जिस पार्टी में ज़्यादा होते हैं उस पार्टी का वर्चस्व होता है। और उम्मीदवारों में अगर हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मौका दिया तो हम लड़ेंगे, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर हमें मौका नहीं दिया, किसी को भी मौका दिया, हमको इससे कोई वो नहीं है क्यों किसको मौका देंगे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, सबको मांगने का अधिकार है, वो सब मांग रहे हैं। और कुछ लोग जायज़ भी मांगते हैं, कुछ नाजायज़ भी मांगते हैं। तो नाजायज़ भी मांग रहे हैं, जायज़ भी मांग रहे हैं। तो कभी राजनीति में किसी का वो नहीं होता है, कभी किसी को भी मौका मिल सकता है। जिसको मौका मिलेगा, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमने आपको पहले बताया हमारा परिवार समाजवादी है, तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। राजनीतिक विरोध हमारे किसी से अगर होंगे भी तो उसको भी हटा करके, बुला करके ईमानदारी से चुनाव लड़ाएंगे। तो ये 2022 वाला तो नहीं होगा फिर, जैसे 2022 में हो गया था? नहीं, हमने 2022 में भी समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया ईमानदारी से। अच्छा, ये बताओ, आप चुनावी मैदान में हैं जी, तो किन मुद्दों के साथ हैं चुनावी मैदान में? समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों की और विकास की बात करती है। नहीं, क्षेत्रीय मुद्दा। हमारे क्षेत्रीय मुद्दा यही क्षेत्रीय मुद्दा है कि आप देखिए हमारे क्षेत्र का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आज भी हमारे क्षेत्र में बाढ़ आती है और हजारों बीघा फसल नष्ट हो जाती है, जिसमें हमारी भी होती है, सबकी होती है। हर गरीब इंसान से लेकर के बड़े इंसान तक की फसल जलमग्न हो जाती है, खराब हो जाती है। क्या सरकार में बैठे नुमाइंदे या सरकार के लोग इस बाढ़ का निदान नहीं कर सकते हैं? अगर हमारे क्षेत्र में खमरिया से लेकर के और ढाई घाट तक वो तो प्रस्ताव पास हो गया है। प्रस्ताव तो बहुत पास हुए हैं, जमीन में कब आएंगे, काम कब होगा? इस बार फिर बाढ़ आने वाली है, अभी 4 महीने बाद फिर डूब जाएंगे हम। अगर 4 महीने में बना सकते हैं बना दे, प्रस्ताव पास है।
अगर खमरिया से लेकर के ढाई घाट के आगे तक बंदा बन जाए और उधर कुडरिया से लेकर के और यहाँ कोला घाट तक बंदा बन जाए तो हमारे क्षेत्र की जो समस्या है बाढ़ की वो खत्म हो जाए। कितनी बड़ी समस्या है क्षेत्र की बाढ़। उसके अलावा आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके नाम पे पूरी वाहवाही लूट के रखे हुई है, गौ सेवा, गाय माता, क्या स्थिति है बताइए। अभी आपने देखा होगा बजरंग दल के कार्यकर्ता और नेता गाय की स्थिति को देखकर बेचारे भावुक होकर रो रहे थे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर पैसा दे रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर इस पे गौशालाओं के लिए पैसा दे रहे हैं और जगह जगह गौशालाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन क्या हकीकत में वो गौशालाएं संचालित हैं? उनकी स्थिति आप देख रहे हैं। पत्रकार अगर गौशाला की स्थिति दिखा दे तो उस पर मुकदमा लिखा दिया जाता है और कोई समाज सेवी या कोई इस तरीके की घटना अगर उठा दे तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया जाता है। गायों की स्थिति बद से बदतर है और गाय के नाम पर इतनी बड़ी राजनीति होने के बाद आज तक गाय का कोई भी समाधान नहीं निकाल पाया। इससे हमारे क्षेत्र का किसान इतना प्रभावित है अजय जी, बीमार हो रहा है, भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस भयंकर सर्दी में हम लोग रजाई से नहीं निकल सकते और उस सर्दी में किसान खेत में खड़े होकर के और रात रात भर रखवाली करता है। क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है गाय की, सबसे बड़ी समस्या है गाय की, इसका निदान होना चाहिए। तीसरी समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या गाय की हो गई, बाढ़ की हो गई, सड़कें नहीं है अब तक। बहुत से गांव ऐसे तो जहाँ अभी तो एक पास हुई थी ये जो कलान वाला मेन रोड है, ये तो पास हुआ है, इसमें कई करोड़ रुपए देखिए मेन रोड से विकास के बहुत बड़े आयाम खुलते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन जब तक हम मेन रोड पे आ ही नहीं पाएंगे तब तक विकास कैसे होंगे। हमारे कई ऐसे गांव हैं अभी भी जहां पुल, पुलिया, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। नहीं, सरकार तो कहती है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कि हर गांव में पक्की सड़क होनी चाहिए। अभी हमारी विधानसभा के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां आज तक कच्ची सड़क नहीं है। कच्ची सड़क नहीं है, आप जब भी कहेंगे हम आपको दिखा देंगे। और कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक लाइट नहीं पहुंची, आज़ादी से लेकर अब तक बिजली नहीं है। और कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली के तार लगे हैं तो ट्रांसफार्मर नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है और इस पर आज तक कार्य इसलिए नहीं हो पाया, इसका भी कारण हम आपको बता दें। देखिए, हम आप बहुत पहले अभी बाहरी वाला शब्द कर चुके हैं हम लोग कि जो बाहर के लोग चुने जाते हैं। अब हमारा विधायक यहाँ रहता ही नहीं रात में, तो हमारे विधायक को क्या एहसास होगा कि नाइट में लाइट कितनी आती है। दिन में यहाँ है ही नहीं तो उसको क्या एहसास होगा कि कितने घंटे की रोस्टिंग होती है दिन में। जब इस क्षेत्र का विधायक होगा तो जितनी लाइट अजय साक्य जी के घर में जाएगी उतनी उसके घर में जाएगी। उसे एहसास होगा हमारा जनरेटर चल रहा है। भले ही वो जनरेटर चलाएगा लेकिन उसे एहसास तो होगा हमारा जनरेटर चल रहा है। तो अगर वो अपने लिए प्रयास करेगा तो उस प्रयास में हमारे क्षेत्र के लोगों को भी कुछ न कुछ लाभ मिल जाएगा, हम यही मान लें। लेकिन जब वो रहेगा तभी तो उसको समस्या पता चलेगी। जब बाहरी होगा वो चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा, अपने घर जाएगा। वहाँ से बैठ के विकास काम ठीक हम मानते हैं यहाँ से नहीं हो सकते, उसके लिए आपको लखनऊ भी जाना है, सचिवालय भी जाना है, विधानसभा भी जाना है, ये ठीक है। लेकिन आप 4 दिन तय कर लीजिए, 3 दिन तय कर लीजिए, सचिवालय विधानसभा के 3 दिन क्षेत्र तय कर लीजिए, एक ब्लॉक तय कर लीजिए 3 दिन में। आज इस ब्लॉक में हमारा प्रवास है, कल अगले ब्लॉक में, परसों अगले ब्लॉक में। 3 दिन रुकिए क्षेत्र में, पता चल जाएगी समस्याएं क्षेत्र की कहाँ रहते हैं, कौन से अब तक नहीं रहे। जो अब तक बने विधायक वो यहाँ नहीं रहे, जलालाबाद, कलान, मिर्जापुर में नहीं रहे। अच्छा, क्षेत्र में एक सबसे बड़ी जो मांग अभी उठ रही है जी, वो है रेलवे लाइन की जी। और ये आवाम की आवाज जो न्यूज चैनल हमारा है जी, हम इसे प्रमुखता से उठा रहे हैं जी। आपकी सरकार आने के बाद क्या इस पर आप उठाएंगे मुद्दा? ये अरे इस पे आपने बात नहीं की। हमारे यहाँ के जो वर्तमान सांसद जी हैं, अरे उनका हम तो किसी भरोसा नहीं करते क्योंकि हमारी दो नहीं आपको बात करनी चाहिए थी। उन्होंने तो इसका बजट तक बता दिया पास है। अच्छा, आपने देखा नहीं? मेरे अरे न्यूज भाई देखिए, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, कई न्यूज पेपरों में छपा,
हाँ। कि इसका बजट पास हो गया, मैलानी फर्रुखाबाद रेल लाइन स्वीकृत हो गई, उसका सर्वे हो गया, उसका बजट पास हो गया। फिर इसी चीज को जो आंवला से सांसद हैं माननीय नीरज मौर्य जी, उन्होंने इसका सदन में क्वेश्चन लगाया और पूछा, तो पता चला वहां कुछ भी नहीं है। तो भाई तुम बता रहे कि ऐसे बोलने का तो सब कुछ बोल देते हैं। तो ये जिम्मेदार अखबार में चाहे कुछ भी निकलवा दो ना भाई, अखबार भी बहुत जिम्मेदार, अखबार ऐसे कैसे निकाल सकता है? इतनी बड़ी, देखिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसके पास होती है, कितना बड़ा जिम्मेदारी पूर्वक जो संस्था होती है, संस्थान होता है न्यूज़पेपर, अब वो कैसे झूठ खबर चला देगा? और इतने बड़े अहदे पर बैठे नेता अगर इस तरीके की बात करेंगे तो कैसे लोग विश्वास करेंगे? अखबार में निकलवा दी। नहीं, निकलवा नहीं दी, अखबार में निकला था आप देखिएगा। तो फिर जो सदन में जब मुद्दा उठा था तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं? वो क्वेश्चन की कॉपी है, आप चाहें तो आप अभी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अभी कराना हम उपलब्ध करा देंगे। आपने देखा नहीं? हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे ना ये चीज। आपने उस क्वेश्चन की कॉपी को देखा नहीं? माननीय नीरज मौर्य जी ने वो सवाल वहां पर किया था, क्या रेल लाइन का कोई प्रावधान है? तो उसमें कोई ऐसी बजट की कोई स्वीकृति का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। आप देख लेना, वो मांग हमारे क्षेत्र की नहीं, हमारे जनपद की, लखीमपुर जनपद की, फर्रुखाबाद जनपद की बहुत बड़ी मांग है। और वो रेल लाइन अगर बन जाती है तो यहाँ बहुत बड़े विकास हो जाएंगे। देखो, शाहजहांपुर में ऐसी कई विधानसभा है जहाँ पर रेलवे लाइन है, लेकिन जलालाबादी ऐसी जो विधानसभा है जहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है। भाई अब तक के जो भी यहाँ क्षेत्रीय विधायक रहे, उन्होंने कभी इसकी मांग ही नहीं रखी। चलो, हम आपसे उम्मीद करते हैं। हम तो यही कहेंगे, अगर इस पर कोई प्रयास किया होता और आप जो कह रहे इस पर मांग रखी होती, तो ऐसा नहीं है कि सुना नहीं जाता। अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, और ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे संपर्क में नहीं हैं। अब तो ये भी नहीं है कि डबल इंजन की सरकार है, तो आज कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर लें और मुख्यमंत्री जी के अप्रोच से रेल मंत्री जी से मिलकर के और स्वीकृत करा दें। अगर आप कभी भी ये बात रखें जी, विधानसभा अगर आप चुनकर चले गए, अगर कभी बात रखें तो कोशिश करना कि बदायूं से शाहजहांपुर तक की रेलवे लाइन हो, जिससे कि हमारा देखिए हमारा क्षेत्र पूरा कवर हो। जी, देखिए हमारा ये कि हर किसी का अपना वो है, हमारा विजन है। हम अगर यहाँ की जनता ने और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और यहाँ की जनता ने मुझे चुना, तो मैं आपको बहुत ही स्पष्ट और साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जन्म यही है, रहना यही है, यहाँ की हम समस्याएं जानते हैं, हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। हम रात और दिन अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लड़ेंगे, प्रयास करेंगे। हर कीमत पर हमारी जो 4-5 प्रमुख समस्याएं उनको तो हम दूर करा करके ही दम लेंगे। और अगर नहीं भी हम विधानसभा जाते हैं और कोई यहाँ से विधायक बने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को टिकट दें, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपके जो दर्शक हैं और आम जनता है उनको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रमुख समस्याएं हमने गिनाई हैं, हम खुद अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर के और इन समस्याओं का हर संभव निराकरण करा कर ही रहेंगे जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2027 में मुख्यमंत्री होंगे।